Hello everyone and welcome to our first lecture on Advanced Computer Network ACN. आज हम यूनिट 1 यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड नेटवर्क लेयर। ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा मेन एजेंडा क्या होगा? तो हम यहाँ पे बेसिकली इंटरनेट का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। ठीक है। इंटरनेट काम कैसे करता है, आईएसपीज यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जब हम इंटरनेट पर डेटा भेजते हैं ना तो वहां पे वो पैकेट्स के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है। इसी की वजह से ना हम यहाँ पे IPv4 और IPv6 के जो भी पैकेट्स होते हैं उनको डिटेल में समझेंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्लियर करते हैं बेसिक्स। इंटरनेट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बेसिकली ये ग्लोबल पब्लिक सिस्टम होता है। इसमें एज राउटर्स, मैसिव नेटवर्क बैकबोन्स और सबमरीन केबल्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती है जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करते हैं। समझे? फर्स्ट स्टूडेंट्स, यहीं पर और एक टर्म आता है विच इज इंट्रानेट। ठीक है। इंटरनेट अलग होता है और इंट्रानेट अलग होता है। ठीक है। तो आप बोलोगे दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए, इंटरनेट जो होता है ना ये एक पब्लिक हाईवे की तरह होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर ये पब्लिक हाईवे है तो इस पे ना कोई भी आके अपनी गाड़ी चला सकता है, राइट। पर इसमें जो भी ट्रैफिक होती है ना वो भी ज्यादा होती है, और एक्सीडेंट्स होने के जो भी रिस्क होता है ना ये यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। एक्सीडेंट इन सेंस साइबर अटैक्स। ओके। ठीक है। तो इसलिए ना ये डिसेंट्रलाइज और वल्नरेबल होता है। ठीक है। दैट मीन्स ये हैक हो सकता है। ठीक है। लेकिन ऑन अदर हैंड इंट्रानेट एक प्राइवेट सिक्योरिटी रोड की तरह काम करता है यहाँ पे। ठीक है। जो पिछला इंटरनेट था वो पब्लिक हाईवे की तरह काम कर रहा था। ठीक है, वो पब्लिक था। लेकिन जो इंट्रानेट होते हैं ना वो प्राइवेट प्राइवेट होते हैं। ठीक है। ये किसी एक एंटरप्राइज या कंपनी का अपना नेटवर्क हो सकता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे बाहर का कोई भी इंसान डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि एंट्री पर कुछ फायरवॉल्स लगाए जाते हैं, यानी आप उसे एक सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह मान सकते हो। ठीक है। वो यहाँ पे जो फायरवॉल्स होते हैं वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कोई भी पर्सन उसके अंदर आ नहीं सकता। ठीक है, उस इंटरनेट को यूज नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ पे जो टोपोलॉजीज होती है ना वो दोनों में सेम होती है। ठीक है, विच इज TCP एंड IP। ठीक है। तो ये दोनों जो भी इसमें जो भी टेक्नोलॉजीज होती है वो सेम यूज की जाती है, लेकिन उसका जो एक्सेस होता है ना बस उसमें ही फर्क होता है। ठीक है। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक कॉमन सवाल पर आते हैं, विच इज इंटरनेट का मालिक कौन है? ठीक है, हु इज द ओनर ऑफ इंटरनेट? इसका आंसर होता है कोई भी नहीं। ठीक है। इंटरनेट चलता है ISPs के स्ट्रक्चर से। ISPs क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है। इनका नाम बेसिकली देखोगे तो इनका एक 3 टियर बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे जो होलसेल और रिटेलर्स होते हैं ना उनके जैसा ही। ठीक है। इसी 3 टियर को देखते हो यहाँ पे, तो सबसे पहला Tier 1 होता है विच इज ग्लोबल जाइंट्स। ठीक है, ये इंटरनेट के मैन्युफैक्चरर्स या होलसेल जाइंट्स होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने ना समुद्र के नीचे ना बड़ी बड़ी केबल्स को, इंटरनेट के केबल्स को वहां पे बिछा दिया होता है। ठीक है। इसमें कौन से कंपनीज आएंगे? इसमें आते हैं AT&T एंड टाटा कम्युनिकेशंस। ये हुए हमारे ग्लोबल जायंट्स। ठीक है। फिर Tier 2 में आए तो यहाँ पे आते हैं रीजनल प्रोवाइडर्स। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये नेशनल लेवल के प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये Tier 1 से इंटरनेट को खरीदते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे ग्लोबल जायंट्स थे ना उनसे ये नेटवर्क को खरीदते हैं, इंटरनेट को खरीदते हैं और आपस में पेयर करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर Tier 2 पे आए तो वो होते हैं लोकल प्रोवाइडर्स। बेसिकली ना ये आपके और मेरे घर तक इंटरनेट पहुंचाने वाले लोग होते हैं, लाइक लोकल ब्रॉडबैंड वाले या जियो एंड एयरटेल। ठीक है, जियो एंड एयरटेल जैसे प्रोवाइडर्स ये लोकल प्रोवाइडर्स में आएंगे। ठीक है, Tier 3 में। ओके। ये लोग क्या करते हैं? ये Tier 2 से ब्रॉडबैंड को खरीदते हैं, मतलब रीजनल प्रोवाइडर से, और हम जैसे एंड यूजर्स को सेल करते हैं। ठीक है। आप जो रिचार्ज करते हो वो कौन सेल कर रहा है आपको? जियो और एयरटेल, विच इज Tier 3 लोकल प्रोवाइडर्स। स्टूडेंट्स, यही होता है ISP हिराची। ठीक है, 3 टियर्स का। गाइस, एक छोटा सा पॉज लेते हैं। अभी तक का लेक्चर आपको कैसे लगा? आई होप आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ में आ रहा होगा और कंसेप्ट भी दिमाग में फिट हो रहे होंगे। सच बताओ तो डिप्लोमा में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है?
सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम हमेशा हमें कम लगता है और एग्जाम्स आते ही पैनिक शुरू हो जाता है, राइट। लाइक नोट्स कहाँ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे सॉल्व होंगे, और आखिर मोमेंट पे जो डाउट्स है वो किसे पूछेंगे, राइट। सो अगर आपको आज की टीचिंग यहाँ पे पसंद आई और आप चाहते हो कि पढ़ाई में ये पैनिक हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो आप हमारी डिप्लोमा क्लासेस का फुल कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसको हमने डिजाइन ही इस तरह से किया है कि स्टूडेंट की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाए। इस एक सिंगल कोर्स में आपको मिलता है कंप्लीट वीडियो लेक्चर बिल्कुल डिटेल में, प्रॉपर नोट्स ताकि एग्जाम टाइम में इधर उधर ना भागना पड़े, हमारे फेमस पीवीएमपीस का अर्ली एक्सेस जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, फिर डाउट सेशन आपकी हर कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, पीवाईक्यू रिवीजन और रेगुलर टेस्ट जो आपको आने वाले यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए 100% रेडी रखेंगे। सो ये सब कुछ अलग अलग लेने की आपको यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आर वन कोर्स। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमने इस प्राइसिंग को अफोर्डेबल रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। कोर्स की प्राइसिंग ये स्टार्ट होती है सिर्फ 999 से। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर यहाँ पे सीरियस हो और इस बार एग्जाम में सच में टॉप करना चाहते हो या अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो इस कोर्स को आप जरूर चेकआउट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो अब वापस आते हैं अपने लेक्चर पे और आगे के टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर इंटरनेट का कोई बॉस ही नहीं है तो इनके रूल्स कौन बनाता है, या फिर ये जो वेबसाइट्स होते हैं इनके नाम .com.in इन सबको मैनेज कौन करता है, ठीक है। सो यहाँ पर ही एंट्री होती है ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स की, ठीक है। सो यहाँ पे आप ICANN को इंटरनेट का RTO समझ सकते हो, ठीक है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। जैसे हमारा जो RTO होता है ना पुलिस वाला, वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि दो गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है ना वो सेम ना हो। सो वैसे ही ये जो हमारा ICANN है ना, ये इंश्योर करता है कि दुनिया में दो कंप्यूटर्स का जो भी पब्लिक IP एड्रेस होगा ना वो कभी भी सेम ना हो। यहाँ पे ये IP एड्रेसेस को अलोकेट करते हैं और टॉप लेवल डोमेन जैसे .com या .in इन सबको भी मैनेज करते हैं, ठीक है। .com ये जेनेरिक होता है और .in ये जो डोमेन होता है ये कंट्री बेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर इंडिया इट्स .in, ओके। सो ये सब चीजें कौन हैंडल करता है, ICANN, ओके। सो अगर यहाँ पे ICANN ये अगर नहीं होता तो क्या हो जाता है, पूरे इंटरनेट पर एक केओस हो जाता है। सो इसी की वजह से यहाँ पे इंटरनेट पे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्क लेयर, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर आते हैं, ठीक है। इस लेयर का एक ही यहाँ पे काम होता है कि पैकेट को सोर्स से उठाना और सेफली डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाना। यहाँ पे ये जो राउटर होता है ना, इसके अंदर ये काम ना दो हिस्सों में होता है, ठीक है। जो मैंने कहा था कि पैकेट को सोर्स से उठाना और सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ठीक है, डेस्टिनेशन होस्ट तक। तो ये जो काम है ना, ये दो हिस्सों में होता है इस राउटर के अंदर। तो पहला होता है कंट्रोल प्लेन, ठीक है, विच इज यूज फॉर राउटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये गूगल मैप्स के एल्गोरिदम की तरह काम करता है, ठीक है। इसका यहाँ पे काम होता है ट्रैफिक चेक करना और बेस्ट रूट को डिसाइड करके मैप बनाना। बेसिकली यहाँ पे ये राउटिंग टेबल बनाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लेन हो गया। अब दूसरा होता है डेटा पेन। डेटा पेन क्या करता है, तो ये एक्चुअल कार ड्राइविंग की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब जब पैकेट्स ये राउटर पर आ जाती है तो यहाँ पे जो डेटा पेन है ना, ये फटाफट उस राउटिंग टेबल को देखता है और पैकेट्स को करेक्ट आउटपुट इंटरफेस पर फॉरवर्ड कर देता है। सो स्टूडेंट्स, यही होता है वर्किंग इनसाइड द नेटवर्क लेयर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं IPv4 हेडर, ठीक है। सो जब डेटा नेटवर्क लेयर पर आ जाता है तो उस पर ना हम क्या करते हैं, उस पर हम एक लेबल या हेडर लगाया जाता है, ठीक है, जिसे IPv4 हेडर कहते हैं, ठीक है। इफ उसका वर्जन 4 है तो उसको हम IPv4 हेडर कहते हैं। लाइक ये एग्जैक्टली कुरियर के डब्बे पर लगने वाले उस फॉर्म की तरह होता है जिसमें सेंडर या रिसीवर का एड्रेस होता है, ठीक है। और अभी यहाँ पे इसे मार्क करें, IPv4 का जो हेडर होता है वो मिनिमम 20 बाइट्स का होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब IPv4 के ना क्रोर फील्ड्स होते हैं, उसे देखते हैं, ठीक है। मतलब जो हेडर होता है ना, उसमें क्या क्या चीजें होती है, कौन से फील्ड्स होते हैं, उसे देखते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है।
सो सबसे पहला होता है वर्जन। ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि इस आईपी का वर्जन क्या है, ठीक है। सो अगर आईपी V4 है तो ऑफ कोर्स इसका जो वर्जन है वो 4 होगा, राइट। फिर उसके बाद में सेकेंड फील्ड आती है टाइप ऑफ सर्विस विच इज TOS। लाइक सपोज अगर हमारा जो पैकेट है उसके अंदर वीडियो कॉल का भी डेटा है, तो वहां पे उसको नॉर्मल ईमेल से ज्यादा प्रायोरिटी उसे देनी चाहिए वीडियो कॉल के डेटा को या नहीं, ये सब डिसाइड करता है TOS, ठीक है। ये TOS बताता है, ठीक है। फिर थर्ड फील्ड होती है फ्रैगमेंटेशन की। तो इसके अंदर लिखा जाता है आईडी, फ्लैग्स एंड ऑफसेट्स, ठीक है। मतलब अगर पैकेट का साइज राउटर की कैपेसिटी से ज्यादा है तो राउटर उस पैकेट को उसके टुकड़े कर देता है, ठीक है। लाइक टुकड़े मतलब उस पैकेट को अलग अलग फ्रैगमेंट्स में तोड़ देता है, ठीक है। सो ये फील्ड्स उन टुकड़ों को डेस्टिनेशन पर वापस जोड़ने के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन के अंदर हम लिखते हैं आईडी, फ्लैग्स और ऑफसेट्स। फिर फोर्थ फील्ड होती है टाइम टू लाइव, TTL। तो ये क्या होता है, तो लाइक सपोज अगर एक पैकेट राउटर के बीच में लूप में फंस गया तो वो हमेशा वहां पे ना घूमता ही रह जाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो TTL है ना, ये क्या करता है यहाँ पे, सो TTL में ना एक नंबर होता है, ठीक है, लाइक से 64। तो यहाँ पे हर राउटर उसे 1 से माइनस करते जाएगा, ठीक है। हमने 64 लिया है ना, तो एक राउटर आएगा उसे 1 से माइनस करेगा, फिर दूसरा राउटर आएगा उसे माइनस करेगा, ठीक है। वो वैसे वैसे चलता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जो हमारा TTL है जो 64 से 0 हो जाएगा ना, तो वहां पे जो राउटर है उस पैकेट को वहां पे ड्रॉप कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो जो पैकेट वहां पे इनफाइनाइट घूम रहा था ना लूप में, वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो इसी की वजह से हम यूज करते हैं टाइम टू लीव का। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ फील्ड होती है चेकसम, ठीक है। यहाँ पे इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पे इसका काम होता है ये चेक करना कि रास्ते में कोई भी जो पैकेट्स है उनका हेडर करप्ट तो नहीं हो गया, ठीक है। सो ये चेक करने का काम होता है चेकसम का, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यही थे IPv4 और उसके फील्ड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं IPv4 के हेडर और टेक्निकल कंपैरिजन को, ठीक है। सो ये जो IPv4 है ना, ये एक नेक्स्ट अपग्रेड है IPv4 का, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो V6 लिखा है, यानी ये है वर्जन 6। लेकिन स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे पूछोगे कि सर ये IPv6 क्यों लाया गया अगर हमारे पास पहले से IPv4 था। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी, तो दुनिया में ना डिवाइसेस इतने बढ़ चुके थे कि IPv4 के जो भी 32 बिट्स थी ना, उसकी जो भी एड्रेसेस थी लाइक अराउंड 4.3 बिलियन, तो वो सारी एड्रेसेस वहां पे खत्म हो गई थी। तो इसी वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने IPv6 को लेके आए, ठीक है। इसकी बीट ये ज्यादा होती है, लाइक 128 बीट का होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एड्रेसेस मिल जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो इस टेबल को यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको टेबल दिख रहा होगा ना, उसे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए एड्रेस साइज को। तो जो IPv4 होता है ना, वो होता है 32 बीट का, ठीक है। लेकिन जो IPv6 है ये मैसिवली उससे बड़ा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ये होता है 128 बीट का। फिर उसके बाद में कंपेयर करते हैं हेडर साइज को। IPv4 ना ये वेरिएबल था, ठीक है। इसमें 20 to 60 बाइट्स होते थे, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस होते थे इस वजह से। लेकिन IPv4 को यहाँ पे बहुत ही सिंपल और फास्ट बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट वर्जन था। तो हमें पता था कि कौन से चीजें हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं, इम्प्रूव करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसका एक फिक्स साइज रखा, ठीक है। IPv4 में ये वेरिएबल था, लाइक वो 20 से 60 बाइट्स के बीच में कौन सा भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ IPv6 में उसे फिक्स रख दिया 40 बाइट्स का, ठीक है। मतलब जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस है वो अब एक्सटेंशन हेडर्स में डाल दिए गए हैं, ठीक है। हेडर साइज क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब फ्रेगमेंटेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे ना सबसे बड़ा चेंज आ गया, ठीक है। लाइक देखिए, तो IPv4 में ना बीच रास्ते में जो राउटर होता था उसका वो पैकेट्स के टुकड़े करता था, यानी फ्रैगमेंट करता था, ठीक है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी, तो राउटर का जो भी टाइम था ना वो वहां पे वेस्ट हो रहा था। लेकिन IPv4 में ना जो राउटर्स होते हैं ना उनको क्लियरली मना कर दिया गया है फ्रैगमेंटेशन के लिए, ठीक है। दैट मीन्स IPv6 में फ्रैगमेंटेशन होती नहीं है, नो फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। सो इफ इसमें IPv6 में ना पैकेट अगर बड़ा निकला तो हम उसके टुकड़े नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सेंडर PC को ही बोलेंगे तो खुद से टुकड़े करके भेज, ठीक है। हम हमारे साइड से कुछ भी नहीं करने वाले, ओके।
फिर उसके बाद में चेकसम को कंपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स IPv6 में ना जो चेकसम होता है ना उसे भी हटा दिया गया है, ठीक है, जस्ट लाइक अ फ्रेगमेंटेशन। क्यों? क्योंकि आजकल डेटा लिंक लेयर ऑलरेडी एरर्स चेक कर लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम दोबारा उसे चेक करके सीपीयू का टाइम क्यों वेस्ट करें। सो इसी वजह से ना IPv6 की जो प्रोसेसिंग होती है वो एकदम सुपर फास्ट हो जाती है, ठीक है। सो इसकी वजह से ही वो बन जाता है एकदम सुपर फास्ट। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आज हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे इंट्रानेट और इंटरनेट की डिफरेंस को समझा, ठीक है। इंटरनेट होता है पब्लिक और इंट्रानेट होता है प्राइवेट, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा था 3 टियर ISP हिराची और ICANN की इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने राउटर्स के डेटा पेल और कंट्रोल पेन को वहां पे समझा। Or finally, we compare the variable IPv4 header with a modern, efficient and fixed 40 byte IPv6 header. ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ISP के जो 3 टेयर्स थे और साथ में IPv6 और IPv4 और IPv6 का जो भी डिफरेंस था उसे रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कैंपसिफाइड।